अन्नदाता, अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों को आवारा जानवरों से बचाने में उपयोगी है सोलर फेंसिंग। बांस की खेती करके कमाई अच्छी आय। किसानों की फसलें कई बार बेमौसमी बारिश, कीट रोगों के अलावा बंदर, आवारा पशुओं, नील गायों की वजह से बर्बाद हो जाती है और बहुत सी बार तो आवारा जानवरों की वजह से किसानों की पूरी फसल बर्बाद कर दी जाती है। और इनसे बचाव के लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी वे उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच के रूप में सोलर फेंसिंग वरदान साबित हुआ है। तो ये सोलर फेंसिंग किस प्रकार से उपयोगी है किसानों के लिए, आइए जानते हैं डॉक्टर जेसी शर्मा से। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, मैदानी क्षेत्र में चले जाए, ये जो आवारा पशु है, जंगली पशु है, इनकी जो तादाद है, इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो गया है और ये फसलों को इतना नुकसान करते हैं कि कई बार फसल बीजने के बाद कई बार किसान को बीज की मात्रा के बराबर भी फसल उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। सोलर फेंसिंग भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये इस तरह सोलर फेंसिंग के साथ 3 या 4 फुट तक चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाए तो उससे जानवर अंदर नहीं आ सकता है। उससे ऊपर जैसे बंदर है या दूसरे कई जानवर, लंगूर है या और इस तरह के जानवर हैं जो छलांग लगा के क्रॉस कर सकते, तो उनके लिए हम सोलर फेंसिंग के प्रयोग से भी जानवरों को रोक सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे जानवर होते हैं, बंदर है, खरगोश है, कक्कड़ है, ये नीचे से बड़े आराम से अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए जो चेन लिंक फेंसिंग है बड़ी कारगर है, बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। और ऊपर जो हमारे पास 4-5 तारें जो है वो उनमें करंट होता है, वो हम सोलर जो पैनल लगाते हैं उससे बैटरी चार्ज होती रहती है और उसमें जैसे ही जानवर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसमें एक करंट का झटका लगता है, वो फिर हिम्मत नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा नील गाय है या बारहसिंगा है या घोड़ला है, ये जो है ये 5-6 फुट की छलांग भी लगा लेते हैं। तो अगर 5-6 फुट तक हमारी चेन लिंक फेंसिंग है या 3 से 6 फुट के बीच तक के हमारे पास चेन लिंक फेंसिंग है तो ये अंदर नहीं आ सकते हैं।
उसके बावजूद इस चेन लिंक फेंसिंग के साथ साथ हमारे पास कई बार पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके ऊपर से बंदर जंप लगा लेता है। तो कोशिश ये रहे कि इनके नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो ताकि बंदर उस पेड़ के माध्यम से अंदर आ सके, जंप लगा सके। और इसके साथ साथ और ऐसी झाड़ी ना हो जो तारों के कांटेक्ट में, संपर्क में आ सके, तो उससे बैटरी को थोड़ा नुकसान होता है। तो इस जहाँ जहाँ सोलर फेंसिंग लगी होती है, इसके कांटेक्ट में इस तरह का कोई टहनी कांटेक्ट में ना आए, या ऐसी कोई झाड़ी ना हो जो ग्रोथ लेके उसमें ना शॉर्ट होने का डर रहता है, उसमें बैटरी को डैमेज होता है। तो जब भी इस तरह की फेंसिंग लगानी है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और इन जो सोलर फेंसिंग के जो आप पोल देख रहे हैं, इनके कम से कम 6 से 7 फुट की हाइट होना बड़ा ज़रूरी होती है। अगर इससे कम हाइट रखें तो जानवर कई बार अंदर आने की कोशिश कर लेता है। तो 7-1 फुट की हाइट तक हम इन पोल्स को रखते हैं। और ये फेंसिंग इस तरह की है कि एक बार लगाने से ये कई साल तक किसान का काम देती है। और इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है, सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सरकार के से सब्सिडी भी मिलती है। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। तो इस तरह के अगर फेंसिंग किसान लगाता है, और कुछ समूह में भी कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी इस फेंसिंग को लगा सकते हैं, ताकि वो अपनी फसल को जो बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयार की होती है उसको वो बचा सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पिछले कुछ सालों से देश भर में बांस की खेती का एरिया बढ़ा है। बांस की एक खासियत यह है कि यह किसी भी मौसम में खराब नहीं होता। साथ ही इसकी खेती किसी भी प्रकार की जमीन में आसानी से की जा सकती है। बांस की फसल को एक बार लगाकर कई साल तक इससे लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी बांस की खेती करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करें बांस की खेती, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा से। नमस्कार। इस अन्नदाता प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज हम जानेंगे कि बांस की खेती कैसे की जाती है, कुछ ऐसे उन्नत प्रजातियों की पहचान करना जिसको लगा करके हम कॉमर्शियल स्केल पे या व्यावसायिक स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा बांस उगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो है बांस की उन्नत प्रजाति जो होती है उसकी पहचान करनी होती है। ऐसे बांस की डिमांड होती है जिसका जो गांठ के बीच की दूरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे में बैम्बूसा टुल्ला और बैम्बूसा न्यूटान्स, बैम्बूसा बैम्बूज और डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टा, तो ये 2-3 प्रजातियाँ बहुतायत में लगभग पूरे भारत में मिलती है। बांस की खेती सदाबहार पौधे के रूप में की जाती है। यह घास प्रजाति का पौधा होता है जो कि सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी कहलाता है। बांस की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसके पौधे एक दिन में ही तकरीबन 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं। सामान्य तौर पर बांस की अनेकों किस्में हैं, जिनमें बम्बूसा बालकोआ, बम्बूसा तुलदा, बम्बूसा वल्गरिस, बम्बूसा नूतन, बम्बूसा पलीडा इत्यादि प्रमुख है। इसके अलावा आप देखेंगे हम लोगों ने कुछ ऐसी प्रजातियों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कलेक्ट किए हैं। ये देखेंगे जैसे कि आप लोग बैम्बूसा वेमिन है, थायरोस्टेचिस, और ये गौडा अंगस्टिफोलिया है, और इस तरह से अनेक प्रजातियाँ करके जन्मपंजीयन बैंक बनाया गया है। और इसके बाद फिर कुछ प्रजाति जो कि अच्छी चलती हैं, जिनका ग्रोथ या विकास बड़ा अच्छा होता है, ऐसे प्रजातियों को चिन्हित किया जाता है कॉमर्शियल स्केल या व्यावसायिक स्तर के उत्पादन के लिए। तो अब नर्सरी के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। ये बांस जो है हालांकि पूरे भारत में से पाया जाता है, लेकिन इसकी अच्छी उपज लेने के लिए इसको जो है दोमट मिट्टी जो है, दोमट थोड़ा बलुआ मिट्टी जो है वो बहुत उपयुक्त होता है। वैसे तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में बांस की खेती की जा सकती है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे अधिक तेजी से विकसित होते हैं। इसकी खेती में भूमि 4.5 से 6 pH मान वाली होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय बांस मिशन में किसानों को बांस की खेती करने पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। बांस की कटाई पर सरकार फॉरेस्ट एक्ट का कानून भी नहीं लगाती है। बैम्बूसा बालकोआ जिसकी लागत कम आती है, लेकिन इसका उपज जो है
या प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसका उत्पादन कम से कम 30 से 35 टन प्रति एकड़ रिकॉर्ड किया गया है। और इसको खेत में लगाने के लिए ग्रामीण भाई ये कर सकते हैं कि पहले खेत का पूरा ट्रीटमेंट किया जाए, किसी तरह से खेत को हल चला करके या फिर जेसीबी जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है आपकी, वैसे करके पूरा लैंड को प्लेन कर लिया जाता है। बांस के बीजों की रोपाई पौधे के रूप में की जाती है। इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए 12 गुना 15 मीटर पर क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है, या इसे आप पॉली बैग में भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बांस की प्रजाति को कितने दूरी पे लगाया जाए, तो इसकी ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रजाति कौन सी है। कुछ बांस की प्रजाति बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली होती है, बहुत उसका जो है डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे प्रजाति में डिस्टेंस जो है प्लांट टू प्लांट हम लोग 6 to 6 मीटर रखते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर प्रजातियों में 4x4 या 5x5 स्पेसिंग का हम इसमें प्लांटेशन करते हैं। इसको लगाने का सीज़न ये होता है, बरसात का सीज़न जो है सबसे अच्छा होता है। या आपको 4x4 मीटर पे स्पेसिंग पे करना है, या 5x5 मीटर, या 6x6 मीटर, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। और इस तरह से गड्ढे करके हम बैम्बू के पौधे को रोपित करते हैं प्रति हेक्टेयर 400 या 500 या 625। तो इस तरह रोपित करने के बाद हम कुछ दिनों तक इसको, चूँकि बरसात का दिन होता है तो इसमें किसी तरह इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म होती है इसके बाद कम से कम सितंबर या अक्टूबर के महीने में कम से कम 5 या 10 टन प्रति एकड़ जो है बांस फर्टिलाइजर जो है NPK फर्टिलाइजर, वो उसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मली अप्लाइड कर देते हैं हम, है ना। बांस के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को केवल आरंभ में ही नमी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क क्षेत्रों में भी मल्चिंग मिट्टी पानी को वाष्पीकृत होने से रोकती है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सूखे कार्बनिक पदार्थों या सूखे पत्तों को गीला कर घास की तरह पौधे के चारों ओर फैला दिया जाता है, जिससे अंकुरों को जन्म लेने में आसानी होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना होता है, क्योंकि खरपतवार बांस की वृद्धि को पूरी तरह से रोक देता है। इसके लिए समय समय पर पौधों के पास खरपतवार दिखाई देने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकाल दें। नमी इसमें भरपूर रहना चाहिए। जैसे कि एक बांस जो है घास कुल का प्रजाति होता है, तो इसमें जितना ज़्यादा मॉइस्चर देंगे या नमी देंगे या पानी देंगे, तो ये प्रजाति जो है बांस का उतना ही ज़्यादा वृद्धि करता है। तो ये जो हम बांस लगाते हैं, इसका जो एक्चुअल में हार्वेस्टिंग एज जो होता है वो लगाने के कम से कम 4 या 5 साल बाद होता है। 4 या 5 साल के बाद आपको बांस जो है रियल टर्म्स में रिटर्न देता है या उपज देता है। और इसको लगाने का जो खर्चा है ये प्रति एकड़ कम से कम 45,000 के आसपास इसका कॉस्ट पड़ता है प्रति एकड़। और इसको जो यदि पोल बेचने जाएँ हम, तो पोल का कॉस्ट जो है कम से कम 60 या 70 रुपये या 80 रुपये प्रति पोल बिकता है यहाँ पर। और इसके बाद टोटल रिटर्न जो इससे यदि आप कैलकुलेट करेंगे पूरी तरह, तो कम से कम 2,80,000 के आसपास प्रति हेक्टेयर आपको इसकी उपज मिलती है। तो इस तरह से शुद्ध मुनाफा जो है करीब 2,20,000 के आसपास प्रति हेक्टेयर पड़ता है। इसके अलावा इसमें आय में वृद्धि करने के लिए हम जो है बांस के बीच में हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो उसके तहत कुछ प्रजाति चिन्हित हैं जो कि यानी कि जो छांव बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे प्रजाति अगर अदर एग्रीकल्चर को आप लगाते हैं, इसमें भी आपका कम से कम 70 या 80,000 रुपये एडिशनल इनकम मिलता है। कंटिन्यूअस जो है वो रेगुलर इनकम मिलता रहेगा, क्योंकि बांस का प्रजाति ऐसा होता है जो कि एक बार लगाने के बाद नष्ट नहीं होता है। ये लगातार रिसाइकलिंग मोड में चलता है और कई साल तक आपको इससे उपज मिलती रहती है। क्योंकि ज़्यादातर कृषक बंधु जो हैं यहाँ पर वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। किस तरह से बांस से टोकरी बनाना है या अगरबत्ती की सीख बनाना है या अलग अलग जो प्रोडक्ट बनते हैं बांस के, उससे जुड़े हुए हैं। तो यदि बांस किसी दूसरे के खेत से खरीदने जाते हैं तो उनको कम से कम 50 से 60 रुपये 70 रुपये प्रति बांस पड़ता है। इससे उनका कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अदरवाइज़ क्या है, उनके पास यदि खुद का रिसोर्स होगा तो अपना खुद का बांस से अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं और उसको मार्केट में। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 86 से 87% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 51 से 62% रहेगा। हवा की गति 11 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा जल संचयन के लिए खेत का तालाब या प्लास्टिक की पानी की टंकी का निर्माण करें। भिंडी, लौकी, कद्दू, करेला, खीरा आदि बरसात के मौसम की सब्जियों की उन्नत किस्मों की बुआई करें। अगले सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि रसायनों का प्रयोग आसमान खुलने पर ही करें। उड़द की खड़ी फसल में इमेजाथा पर 10 SL दवा की 55 ग्राम सक्रिय संघटक या सोडियम एसफ्लोरोफन 16.5% और क्लोडिनोफाप प्रोपरगिल 8% मिश्रित उत्पाद का 187.5 ग्राम सक्रिय तत्व बुआई के 15 से 20 दिनों बाद 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में मोज़ेक रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसको फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए डिफेंथुरान 50 WP की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या एसिटामिप्रिड 20 SP की 0.2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पशुओं में गलघोंटू, खुरपका व मुंहपका और लंगड़ी बुखार के लिए टीकाकरण करवाएं। पशु गृह में फिनाइल या मच्छर एवं मक्खीनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम छपौल, जिला कोटा के कृषक अमरनाथ ने। आप नेट हाउस में खेती करने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो अमरनाथ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। संरक्षित खेती में पॉली ग्रीन हाउस, नेट हाउस और लो टनल हाउस तकनीकें आती हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करते हैं। इसमें आप मौसम के विपरीत फसलें उगा सकते हैं। इसमें कीट बीमारियों की समस्या कम आती है और उपज खुले खेत की तुलना में 6 से 7 गुना अधिक होती है। नेट हाउस की अगर बात करें तो इसमें वायरस रोग की मार से फसलों को बचाने और तापमान मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। इसमें नर्सरी के अलावा सब्जियों, फूलों और कुछ फल वाली फसलों को उगा सकते हैं। इस नेट हाउस के अंदर जैसे शिमला मिर्च होगी, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ब्रोकली होगी और स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर होती है। अगर आप नेट हाउस लगवाना चाहते हैं तो कई जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके निर्माण पर अधिक खर्च आता है। ऐसे किसी तरह की कमी या तकनीकी जानकारी का अभाव काफी रिस्की साबित हो सकता है। सबसे पहले कि जैसा है हम खेत की जुताई करते हैं, उसको खेत की हम लेवलिंग करते हैं। खेत की लेवलिंग करने के बाद में हमें क्या करना होता है, उसकी खेत की लेवलिंग कर दी, उसका स्लोप बोलते हैं हम। एक साइड से हमें 3 इंच मिट्टी उठा के दूसरी साइड करनी होती है। दूसरी साइड का स्लोप हमारा 6 इंच का हो जाता है, जिससे कि पानी का ढलाव हो जाता है एक साइड में। उससे क्या होता है कि फसल के जो पानी है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, बरसात हो जाती है, वो उससे फसल का नुकसान ना हो। उसके बाद में हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद में जो
हमारी मार्किंग होती है कि भाई कॉलम से कॉलम की दूरी 6 से 4 मीटर की होती है, उसके बाद में हमें उसमें होल मारने होते हैं। उस होल की गहराई 90 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई ऊपर की जो गोलाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। होल मारने के बाद में हमने फाउंडेशन तैयार कर दी जाती है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद में हम उसके पास में अपना ढांचा ढांचे बिछाने के बाद में उसको ढांचे को हम खड़ा कर देते हैं। ढांचा खड़ा करने के बाद में हम उसमें जो अपना इंसर्ट नेट होता है, टॉप लेवल पे हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, साइडों में हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, और जो उसके कर्टन के लिए है, छांव के लिए हम उसमें शेड नेट लगाते हैं जो 50% होता है और 110 GSM के आसपास का होता है। मैं किसान भाई से सदा कहूँगा कि आप हमेशा इंसर्ट नेट का यूज करें। जो अल्ट्रावाइज किरणें हैं वो हमें यूज करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद बेड तैयारी की जाती है। बेड का निर्माण फसल सिलेक्शन के आधार पर करते हैं। यहाँ आपको कुछ फसलें जैसे खीरा, शिमला मिर्च इत्यादि फसलों के लिए बेड निर्माण के बारे में बता रहे हैं। बेड में हम वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, जिससे कि हमें रासायनिक खादों का यूज नहीं करना पड़ता। उसके बाद में बेड बनाने की जो दूरी है वो हमारी 90 सेंटीमीटर, जो उसका पात है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि बेड छोटा बना लेते हैं, कि सोचते हैं कि हमने क्या करा, जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा पैदावार आएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उससे बल्कि हमारी पैदावार घट जाती है। और जो हमारे बेड की डायरेक्शन है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ, हम जैसे हमारे 6 मीटर के कॉलम में हमारे बेड बनने होते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस पे के ऊपर हम ड्रिप देते हैं। ड्रिप बिछाने के बाद में हम उसके ऊपर मल्चिंग डाल देते हैं। मल्चिंग डालने के बाद में हम उसमें सीड लगा देते हैं और सीड के बाद में हम अपना जो भी है उसकी देखरेख चालू कर देते हैं। नेट हाउस या पॉली हाउस में सिंचाई के लिए ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। कुछ एरिया में गर्मी के मौसम में बोर से पानी आने में बहुत मुश्किलें आती हैं। ऐसे एरिया में पानी स्टोर करने के लिए टैंक का निर्माण किया जा सकता है। जब पानी की समस्या हो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसा कि आप पीछे देखेंगे उसमें वो टैंक तैयार हुआ है। टैंक पे हमारी क्या होता है कि हेड यूनिट लगा दी जाती है, जिससे कि पानी को हम क्या होता है खेत में हमें अपने जितना पानी भेजना होता है, अगर पीछे से हमारा 100 लीटर पानी आ रहा है और हमें आगे कितना भेजना है, 50 लीटर पानी भेजना है, तो हम उस पानी को बाईपास कर देते हैं, आगे उतना ही जाता है। हम इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है, एक पौधे को मिनिमम से मिनिमम एक दिन की रिक्वायरमेंट 1 लीटर पानी की होती है। ये अगर हम सुबह शाम इसको पानी को से इरिगेशन करेगा, वही हमारे लिए अच्छे बेनिफिट की बात होगी। जो हमारा आगे फिल्टर लगता है वो सबसे पहले हमारा गलेवर फिल्टर लगता है, उसके बाद में डिश फिल्टर लगता है, वो पानी को छान के आगे भेज देता है। और क्या होता है कि जो कई तरह की ड्रिप आती है, पीसी आ गई, नॉन पीसी आ गई, मैं किसान भाई से कहूँगा कि हमेशा पीसी ड्रिप लगाए। पीसी ड्रिप का मतलब होता है एक पौधे से लेके लास्ट पौधे तक का भी उतना ही पानी मिलता है, उतना ही खाद मिलता है। अब आ जाओ इसका कि जो शेड नेट है, हमारा जो ये शेड नेट है हम इसको छांव के लिए करते हैं। अगर ज़्यादा धूप आपको दिख रही है पौधे के ऊपर तो इसको कर दो। इसको क्या करना है, हमें सवेरे के टाइम हमें इसको क्या है कि इसके ऊपर छांव कर देनी है और शाम को इसको अपना खोल देना, इकट्ठा कर देना है। किसान भाइयों, आप अगर नेट हाउस में खेती का मन बना रहे हैं तो कम एरिया से इसकी शुरुआत करिए, क्योंकि इस पर अनुदान तो है ही, इसके बावजूद भी किसान पर अधिक खर्च आता है। इसलिए इसमें खेती करने से पहले तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव जरूरी है। मैं कहूँगा जो सबसे अपना स्मॉल किसान है, जिसके पास में आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, वो थोड़े से पैसे के लालच में ना जाए। सबसे पहले आप किसी से लगवाते हैं उससे पहले बूझे कि पाइप की थिकनेस कितनी है, आप मेरे पास में कौन सा वो लगा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको सभी किसान भाइयों की आप हमेशा इंसर्ट नेट यूज करो। जो ऊपर है आपका साइड में इंसर्ट नेट होना चाहिए, टॉप में इंसर्ट नेट होना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिट है। आपकी यील्ड में भी अल्ट्रावाइज किरणें प्रॉपर उससे होती है। जो एक नेट हाउस के अंदर मैं काफ़ी बार देखा है कि कुछ किसान भाई उसमें हमेशा आ रहे हैं। अगर आपके पास में कोई लेडीज आई है, जेंट्स आई है, सबसे पहले आप उसके जो कपड़े वगैरह में झाड़ लेने चाहिए कि उसके ऊपर पता नहीं किस तरह का इंसर्ट नेट बैठा है, वो दूर से चल के आया। अगर किसी किसान भाई के पास में 1 से अधिक 2 नेट हाउस है तो एक नेट हाउस में जाने से पहले 2 मिनट बाहर रुकिए, उसके बाद में अंदर एंट्री करिए। आप जितनी स्वच्छता के साथ में, जितनी सफाई के साथ में आप अपनी पैदावार को नेट हाउस का
ध्यान रखेंगे आपको अधिक उतना ही उत्पादन अच्छा होएगा। और सबसे पहले बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खेत का पानी स्वयं जांच कराओ। अगर आपके खेत का पानी अच्छा है तो आप वहां पर उसी तरह की अपनी जो सब्जी है वो लगानी चाहिए। अब जैसा खीरा हो गया, खीरे के लिए हमने 0.5 से लेकर 0.9 तक का इसी चाहिए, उसके लिए शिमला मिर्च तक का भी यही चाहिए। और जो टमाटर है, टमाटर तक के लिए हमें इसी उसका ज़्यादा होता है, जिससे पानी के अंदर खारापन ज़्यादा होगा वहाँ पर वैसी सब्जी जैसे टमाटर हो गया, मिर्च होगी, उधर इन तरह की सब्जी ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें विशेष ध्यान देने योग्य होती है। हम 1 एकड़ के अंदर मिनिमम से मिनिमम 7 एकड़ तक की पैदावार लेते हैं और हमारा जो टोटल पर ईयर का खर्चा काट के है 7 से 8 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट है। और इसके अंदर जो हमारे किसान भाई है उनको गांव के, अगर एक किसान ने एक नेट हाउस लगाया उसमें गांव के 4 व्यक्तियों को और रोजगार प्राप्त होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।